मेरी प्यारी फैमिली को राधे राधे। मैं मिस्टर एक्स आज आपके लिए 3 दोस्तों की एक ऐसी भयानक घटना लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपकी भी रातों को नींद खराब हो सकती है। दरअसल कई बार साधारण सी दिखने वाली चीज भी बहुत ज्यादा भयानक हो सकती है और इन 3 दोस्तों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक बार ये ऐसी जगह पर घूमने के लिए चले जाते हैं जिसके बारे में इनको ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर जो डरावना सीन इनके सामने आया तो इनके हाथ पैरों ने काम करना ही बंद कर दिया। और यही क्यों, अगर आप भी होते शायद आपके भी शरीर को लकवा मार जाता। तो चलिए इन 3 दोस्तों के साथ क्या हुआ ये आज की स्टोरी में जानते हैं। और जो भी साथी पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं वह स्टोरी को कंप्लीट जरूर सुने, वरना पूरा मजा खराब हो जाएगा। और आखिर में मुझे कमेंट में जरूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। कुमाऊं क्षेत्र के ऊंचे नीचे रास्तों के देवदार वृक्षों के बीच चलते हुए 3 दोस्त हर्ष, मुकेश और नितिन कहीं गुम हो गए थे। अंधेरा होने को था, चारों तरफ धुंध छाने लगी थी, दूर का दिखना भी बंद हो गया था। ऐसे में सही रास्ता खोजना थोड़ा मुश्किल था। मुकेश घबराते हुए कहता है, यार अब हमें वापस चलना चाहिए, ना तो हमें मंदिर दिख रहा है और ना ही रास्ता। हर्ष कहता है, अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो वापस जाकर क्या फायदा, एक बार दर्शन करके चलते हैं। मुकेश झुंझलाते हुए कहता है, अगर तुम्हें मंदिर जाना ही था तो समय से निकलते, दोपहर के बाद निकलने का क्या मतलब था। हमें तो यहाँ के रास्ते दिखाई नहीं दे रहे और आसपास कोई दूसरा व्यक्ति भी दिखाई नहीं दे रहा। नितिन मुकेश को समझाता है, यार तू इतना घबरा मत, हम लोग रास्ता ढूंढ लेंगे। हर्ष बस इतना ही कह रहा है कि अगर रात हो भी गई तो हम मंदिर में ही रात काट लेंगे। मुकेश कहता है, मुझे तो नहीं लगता कि मंदिर में भी कोई रुकता होगा और शायद इस समय तक मंदिर भी बंद हो गए होंगे। भला इतनी ऊंचाई पर शाम के समय कौन जाता होगा। वे लोग एक चढ़ाईदार रास्ते पर चल रहे थे। जब वे कुछ कदम आगे बढ़े तभी उन्हें टूटी हुई दीवार नजर आई। उस दीवार में एक दरवाजा भी था जो लगभग टूट चुका था और उस पर लताएं लिपटी हुई थी। आसपास कुछ बड़े छोटे पत्थर भी पड़े थे। पत्थरों के बीच झाड़ झंखाड़ उगाए थे। हवा में सड़ चुकी लकड़ी और काई की गंध थी। उस अलग हुए दरवाजे को देखकर नितिन तुरंत कहता है, यह क्या है, ये तो कोई प्रवेश द्वार मालूम होता है। हर्ष कहता है, हाँ, और यह तो काफी बड़ा है, किसी घर का तो नहीं लगता, शायद किसी मंदिर या फिर किसी किले का हो। नितिन कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मंदिर के करीब हो, हमें आगे बढ़कर देखना चाहिए। वे तीनों दोस्त थोड़ा आगे चलते हैं, तब धुंध और भी ज्यादा गहरी होती जाती है। मुकेश को तो पहले से ही डर लग रहा था। उस धुंध को देखकर मुकेश कहता है, यार प्लीज मेरी बात मानो, हमें लौट चलना चाहिए। लेकिन हर्ष और नितिन पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। वे लोग आगे आगे चलते हैं। मुकेश इधर उधर देखता है, उसे आसपास धुंध के अलावा और कुछ नजर नहीं आता, इसीलिए मजबूरन वह अपने दोस्तों के पीछे चल देता है। लेकिन कुछ आगे चलने पर ही धुंध अपने आप कम हो जाती है। जिस धुंध में अब तक उन्हें ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, अब वे साफ देख पाते हैं। वो पहाड़ी का एक समतल इलाका था, कहीं से ऊंचा नीचा भी था लेकिन इतना भी नहीं। अब उनके सामने जो दृश्य था उन्होंने उस दृश्य की कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके सामने एक बहुत ही पुराना कई लगा हुआ टूटा फूटा पत्थरों का खंडहर था। देखने में किसी बड़े दुर्ग या किले के जैसा लग रहा था। दीवारों पर घासें उगाई थीं, कहीं कहीं तो पेड़ों ने भी अपनी जगह बना ली थी। उस स्थान पर बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी, साथ में ठंडी हवा के झोंके उनके शरीर में सिहरन पैदा कर रहे थे। क्योंकि मुकेश सबसे पीछे चल रहा था इसलिए वह ज्यादा डरा हुआ था। वह अपने डर को काबू में पाते हुए हर्ष के पास चला जाता है जो कि सबसे आगे चल रहा था। अब नितिन पीछे हो चुका था। वे लोग उस टूटे फूटे खंडहर के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद भी उन्हें हर जगह केवल घास, काई, हल्का दलदल और खंडहर के स्तंभ भी दिखाई दे रहे थे। छत का तो कहीं कोई नाम ओ निशान नहीं था, लेकिन देखने में वह एक अद्भुत नमूना था। पत्थरों से बनाया हुआ एक किला जो शायद अब कभी देखने भी ना मिले। वह किला किसका था, उसका इतिहास क्या था,
ये कोई नहीं जानता था। हर्ष तो उस किले को देखकर उसकी नक्काशी में ही खो जाता है। धीरे धीरे वे लोग इधर उधर टहलने लगते हैं और किले को देखने लगते हैं। मुकेश अब भी हर्ष के साथ ही था। वहीं दूसरी ओर नितिन को एक दीवार पर कुछ चमकता हुआ नजर आता है। वह चमकीली वस्तु नितिन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है, इसीलिए नितिन उस ओर खींचा चला जाता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है तो पाता है कि दीवार में एक तलवार फंसी हुई है। तलवार का आधा हिस्सा टूट चुका था, लेकिन आधा बचा हिस्सा काफी मजबूत और चमकदार मालूम होता था। उसकी धार भी तेज थी। नितिन उस तलवार को देखकर अचंभित हो जाता है। वह मन ही मन सोचता है, इतने पुराने कई लगे खंडहर में एक चमचमाती तलवार, वह भी आधी टूटी हुई। अजीब बात है, लेकिन वह काफी आकर्षित तलवार थी, इसीलिए नितिन उस तलवार को दीवार से निकाल लेता है। वह जैसे ही दीवार से तलवार खींचता है, जमीन पर एक धातु का बना हुआ ताबीज गिर जाता है, जो कि वर्गाकार था और उस पर कुछ आकृति भी उकेरी हुई थी। नितिन की नजर जैसे ही उस ताबीज पर पड़ती है, वह उसे उठा लेता है। नितिन यह नहीं जानता था कि यह एक ताबीज है। वह उस ताबीज को एक मुद्रा समझता है। वह सोचता है शायद यह पुराने जमाने का कोई सिक्का होगा, लेकिन वह इस बारे में हर्ष और मुकेश को कुछ नहीं बताता। वह उस ताबीज को चुपचाप अपनी जेब में रख लेता है और तलवार लेकर हर्ष और मुकेश के पास वापस चला जाता है। हर्ष अपने DSLR कैमरे से उस जगह की फोटो खींच रहा था। यह उसके लिए काफी एडवेंचरस था। वह उस पूरे खंडहर में घूम लेते हैं। वहां उन्हें कुछ टूटे फूटे बर्तन, सैनिकों के कुछ पुराने कपड़े जैसे चमड़े की पोशाकें, तलवारों के हत्थे, सैनिकों के मुंह पर रखने वाला लोहे का बहुत बड़ा मास्क, यह सारी चीज दिखाई देती हैं। हर्ष कहता है, यार यह सब कितना यूनिक है और यह यहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ है। एक काम करते हैं, हम इन्हें अपने साथ ले चलते हैं। तभी मुकेश कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इस तरह से हम यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। देखो ये सब कितना गंदा हो रखा है, क्या पता किसका है। हर्ष कहता है, यार किसका क्या, मुझे तो ये सिपाहियों का लग रहा है। किसी जमाने में यहाँ पर राजा महाराजा रहते होंगे, उनके सिपाही के पोशाक के ही टुकड़े हैं। तभी नितिन हर्ष का साथ देते हुए कहता है, ओहो मुकेश, तुझे क्या परेशानी हो रही है? तू कुछ मत ले, हम यहाँ से लेकर चलते हैं। हर्ष कहता है, हाँ वैसे भी काफी पुराना है, एक काम करेंगे, किसी शॉप पर बचकर देखेंगे, हो सकता है इसके अच्छे पैसे मिल जाए। मुकेश मुंह बनाते हुए कहता है, इस जंग लगे लोहे के क्या पैसे मिलेंगे? इतना कहकर वह चेहरे पर पहनने वाले मास्क पर लात मारता है, जो कि लोहे का था। लात मारते ही वह चकनाचूर हो जाता है। हर्ष हैरानी से मास्क को देखता ही रह जाता है और फिर गुस्से में मुकेश को देखता है, जबकि मुकेश खुद भी हक्का बक्का रह गया था। हर्ष कहता है, यार तूने ये क्या किया, इसे तोड़ दिया। मुकेश कहता है, यार मैंने क्या किया, मैंने तो बस हल्के से लात मारी, ये पूरी तरह से गला हुआ था और देख, अच्छा है यही पता चल गया कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। भला इस जंग लोहे को कौन खरीदता? अब हमने सब जगह घूम लिया ना, अब वापस चलो, मुझे नहीं लगता अब मंदिर हमें मिलने वाला है। तभी नितिन अपनी घड़ी में समय देखता है तो शाम के 6:30 बज चुके थे। धीरे धीरे अंधेरा भी होना शुरू हो गया था। वह कहता है, हाँ यार हर्ष, मुकेश सही कह रहा है, हमें वापस होमस्टे में चलना चाहिए। फिर भी हर्ष जमीन पर पड़े कुछ अवशेषों को छूकर देखता है। उसे भी वो अवशेष बेकार ही लगते हैं, इसीलिए वे लोग वापस उस खंडहर से आने लगते हैं। लेकिन न जाने क्यों उस खंडहर में एक अजीब आकर्षण था, जिसकी वजह से हर्ष वहां से आना नहीं चाहता था, जबकि मुकेश के साथ बिल्कुल उल्टा था। वह वहां पर सबसे ज्यादा घबराया हुआ था। उसे वहां पर कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। उसे बार बार एहसास हो रहा था कि उसे कोई देख रहा है, कोई उन पर नजर बनाए हुए हैं। वे लोग वापस नीचे की ओर आने लगते हैं। समय काफी हो गया था। आते आते रात के 9 बज जाते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, मुकेश नितिन और हर्ष पर गुस्सा भी कर रहा था, लेकिन ठीक रात के 9:10 पर वह अपने गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं। गेस्ट हाउस एक ईश्वर नाम के व्यक्ति का था।
इस गेस्ट हाउस में उसने एक छोटी सी दुकान बना रखी थी, जहां पर खाने पीने का सामान, चाय, बीड़ी, गुटखा सब मिलता था। वह जैसे ही इन तीनों दोस्तों को देखता है, तुरंत अपनी दुकान से बाहर निकल कर आता है और कहता है, तुम लोग कहाँ गायब थे? मैं कब से तुम लोगों की राह देख रहा हूं। तुम लोग मंदिर के दर्शन करके आ गए? हर्ष ने कहा, कहाँ अंकल जी, हमें तो वह मंदिर मिला ही नहीं। हाँ, लेकिन हमें एक टूटा हुआ खंडहर जरूर मिला। वह बहुत ही उम्दा था। क्या यहाँ आसपास कभी कोई किला रहा था? ईश्वर हर्ष की इस बात पर कुछ देर शांत रहता है, जैसे वह अपनी सोच में डूब गया हो। अगले ही पल वह कहता है, क्या तुम लोग उस किले पर गए थे? तुम वहां कैसे पहुंचे? लेकिन तुम्हें तो मैंने दूसरा रास्ता बताया था। नितिन कहता है, पता नहीं यार अंकल, हमें तो जंगल के सारे रास्ते एक जैसे लगते हैं। ईश्वर कहता है, चलो भगवान का शुक्र है, तुम लोग सही सलामत आ गए। वैसे अगर चढ़ाई करनी होती है तो शाम के 5 बजे से 6 बजे तक सब लौट आते हैं। तुम लोग देर से आए, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हुई। तभी हर्ष कहता है, थैंक यू अंकल, आपने हमारे इतनी फिक्र की। वैसे खाने में क्या मिल जाएगा? ईश्वर उन्हें खाने का मेनू बता देता है। वे लोग फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। मौका पाते ही नितिन अपनी जेब से चुपचाप वह ताबीज निकालता है और अपने बैग में रख देता है। फिर वे लोग नीचे जाते हैं और ईश्वर के उस छोटे से ढाबे जैसी दुकान पर बैठ जाते हैं। वे लोग खाने का इंतजार कर रहे थे, तभी पाते हैं कि ईश्वर के सामने 2 व्यक्ति खड़े हैं जो ईश्वर से ही बात कर रहे हैं, और बात करते करते वे दोनों व्यक्ति इन तीनों दोस्तों की ओर ही देख रहे हैं। यह बात तीनों दोस्तों को अजीब लगती है। नितिन कहता है, यार तुझे ऐसा नहीं लग रहा जैसे वो लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं? मुकेश कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, काफी देर से हमें घूरे जा रहे हैं। हर्ष कहता है, अरे यार चल, होगी कोई बात, हमें क्या, हमें खाना खाना है। लेकिन यार यहां हमारे अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा, शायद कम लोग आते होंगे। तभी एक छोटा लड़का सोनू, जो कि ईश्वर का ही बेटा था, खाना लेकर उनकी मेज पर रख देता है और कहता है, नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, खाना खाकर अधिकतर लोग जा चुके हैं। यह एक जंगली और पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर अधिकतर लोग रात 8 बजे तक अपने अपने घरों में चले जाते हैं। टूरिस्ट को भी यही सलाह दी जाती है कि वह 7-8 बजे तक अपने अपने रूम में चले जाएं। लेकिन आप लोगों को आने में ज्यादा देर हो गई थी, इसीलिए पापा आपका इंतजार कर रहे थे। वैसे आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जिस जगह गए थे वहां से कोई भी वापस नहीं आता। आप शायद पहले लोग हो जो वापस आ गए। यह सुनते ही तीनों दोस्तों के कान खड़े हो जाते हैं। हर्ष कहता है, क्या मतलब कोई वापस नहीं आता? वह लड़का सोनू कहता है, जी भैया, आप जिस किले में गए थे वह एक श्रापित टूटा हुआ किला है। वहां पर कई बार कुछ टूरिस्ट गए हैं जो वहां से वापस ही नहीं आए हैं। यहां तक उनका कोई नाम ओ निशान भी नहीं मिला। वो लोग कहां गए किसी को नहीं पता, बस इस किले तक उनके आखिरी निशान मिले हैं। किले से वे लोग वापस आए या नहीं आए या कहां चले, किसी को नहीं पता। इसलिए उस भूतिया किले की तरफ कोई नहीं जाता। ये सुनने के बाद तीनों दोस्त हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। मुकेश गुस्सा करते हुए कहता है, यार मैं तो तुमसे पहले ही मना कर रहा था, मुझे वह जगह सही नहीं लग रही थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मुकेश को शांत करते हुए नितिन कहता है, चल यार, वह भूतिया था, लेकिन अब हम उस जगह नहीं हैं, हम लोग वापस आ चुके हैं। तूने इस लड़के की बात नहीं सुनी, वहां से कोई भी वापस नहीं आता। भगवान का शुक्र अदा कर हम वापस आ गए। और वैसे भी मैं भूत प्रेत की बातों में विश्वास नहीं करता। यह सब कुछ कहानी होती है जो हर जगह मिल ही जाती है, और खास तौर पर ऐसी सुनसान जगह पर। खंडहर जैसी जगह को हर कोई भूतियां ही बताता है। अब खाना शुरू करो। नितिन के मुंह से यह वाक्य सुनकर सोनू वहां से चुपचाप चला जाता है और अपने पिता से कुछ कहता है। खैर, वे लोग खाना खाकर अपने रूम में चले जाते हैं। वे लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे, सभी के पैरों में दर्द था। तीनों एक एक पेन किलर खाकर सो जाते हैं। कुछ ही देर में लोगों को नींद भी आ जाती है।
तभी नितिन के कानों में एक आवाज आती है, ऐसी आवाज जैसे कि कोई तलवार पर धार लगा रहा हो। उस आवाज से नितिन की आंख खुल जाती है। वह उस आवाज को ध्यान से सुनता है। वो आवाज नितिन की नींद खराब कर रही थी। नितिन एक नजर अपने दोस्तों को देखता है। दोनों ही बेखबर सो रहे थे। नितिन सोचता है कि ये आवाज कहां से आ रही है। वह दरवाजा खोलकर बाहर झांकता है। वो आवाज और तेज हो जाती है। तब उसे एहसास होता है कि यह आवाज नीचे के माले से आ रही है। वह अपने मोबाइल को लेता है और नीचे जाने लगता है। वह आवाज और भी तेज होने लगती है। धीरे धीरे नितिन उस आवाज का पीछा करते करते गेस्ट हाउस से बाहर चला जाता है। गेस्ट हाउस से लगभग 1 किलोमीटर दूर सुनसान इलाका शुरू हो चुका था और नितिन को यह खबर भी नहीं होती कि वह उस आवाज का पीछा करते करते कितनी दूर आ गया है। वह उसी स्थान पर पहुंच चुका था जहां से इन्होंने अपनी पहाड़ी की चढ़ाई शुरू की थी। नितिन बेखबर सा आवाज का पीछा कर रहा था। तभी उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है, जिसकी वजह से वह एकदम होश में आता है और अपने आप को एक सुनसान रास्ते पर पाता है। उससे कुछ ही दूरी पर 2 कुत्ते नितिन की ओर देखकर बुरी तरह भौंक रहे थे। नितिन कुत्तों को देखकर डर जाता है और जल्दी से वापस अपने गेस्ट हाउस की तरफ आता है। भागते भागते रास्ते में उसे एक अजीबोगरीब इंसान दिखता है। वह इंसान देखने में एक सिपाही जैसा लग रहा था। उसके लंबे बाल थे, लेकिन चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसका एक हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नितिन को धोखा होता है। वह कुछ कदम आगे बढ़कर उस आदमी को गौर से देखता है तो पाता है कि सच में उसका एक हाथ गायब है, यानी कि कटा हुआ है। नितिन की सांस उसके गले में ही अटक जाती है और पीछे से कुत्तों की भौंकने की आवाज माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। नितिन धीरे धीरे अपने कदम पीछे की ओर करने लगता है। तभी वह देखता है कि उस सिपाही का सिर अपने आप उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सिर काटकर धड़ पर सिर लगा दिया और अब वह अपने आप गिर गया। यह देखकर तो नितिन बुरी तरह घबरा जाता है। वह वापस मुड़ के भागने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने दोबारा से वही सिर कटा सिपाही आ जाता है। नितिन की हालत बुरी तरह खराब हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रहा है। लेकिन तभी उसके कानों में एक घंटी की आवाज आती है। वो एक साइकिल की घंटी की आवाज थी। नितिन को दूर से एक आदमी साइकिल पर आता हुआ नजर आता है, जो तेजी के साथ साइकिल चला रहा था। नितिन जैसे ही उस आदमी की ओर देखता है, वह सिर कटा सिपाही गायब हो जाता है। नितिन को समझ नहीं आता कि ये उसका वहम था या उसने सच में कोई भूत देखा था, लेकिन वह साइकिल वाले से मदद मांगता है। साइकिल वाला भी तुरंत अपनी साइकिल रोक देता है। नितिन उससे गेस्ट हाउस पर साथ चलने के लिए कहता है। साइकिल वाला भी नितिन की मदद करता है और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। नितिन घबराते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी उसके कानों में किसी के चलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई लोहे के जूते पहनकर चल रहा हो। जैसे ही नितिन ने पीछे पलटकर देखा, पाया कि वही सिर कटा सिपाही है जो अभी नितिन का पीछा कर रहा है। इस बार नितिन ने गुस्से में कहा, कौन है तू? क्यों मेरा पीछा कर रहा है? जान दे मुझे। लेकिन वह सिर कटा सिपाही धीरे धीरे नितिन की तरफ से बढ़ने लगा और बोला, मेरा तावीज वापस करो। यह सुनते ही नितिन घबरा गया और सोचने लगा कि भला उसके पास कौन सा तावीज है जो यह सिपाही मांग रहा है। नितिन बुरी तरह घबरा गया था। उसके पैर लड़खड़ाने लगे थे, क्योंकि वह सिपाही नितिन के बहुत ही करीब था। नितिन ना तो वापस पीछे मुड़ पाता है और ना ही वह चल पाता है, और बस इसी बीच ईश्वर नितिन से टकरा जाता है। जैसे ही ईश्वर नितिन को देखता है तो उसे नितिन की हालत ठीक नहीं लगती, क्योंकि नितिन के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह नितिन को पकड़ता है और कहता है, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे टहल रहे हो, और वह भी इतनी रात को? सब कुछ ठीक तो है ना? नितिन ईश्वर से भी घबरा कर उसे धक्का दे देता है और कहता है, मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। ईश्वर को समझ नहीं आता कि नितिन क्या बातें कर रहा है। वह नितिन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नितिन कमरे में भाग जाता है। ईश्वर को कुछ गड़बड़ लगती है। वह गेस्ट हाउस से बाहर निकलकर इधर उधर देखता है। चारों तरफ सन्नाटा पड़ा हुआ था।
ना जाने क्यों ईश्वर के मन में भी किसी अनहोनी का एहसास हो चुका था। उसे यह काफी अजीब लग रहा था कि ये तीनों दोस्त उस खंडहर पड़े किले में गए और वापस आ गए इतनी आसानी से। ऐसे कैसे हो सकता है? आज तक वहां से कोई भी वापस नहीं आया, तो आखिर ये बच्चे कैसे आ गए? उस रात ईश्वर भी ठीक से सो नहीं पाता है। नितिन जैसे ही कमरे में जाता है वह रिलैक्स हो जाता है। सबसे पहले वह एक पूरी बोतल पानी पी जाता है। उसके दिमाग में अभी भी वही सिरकटा सिपाही घूम रहा था। नितिन को सिपाही के शब्द याद आ रहे थे, मेरा ताबीज वापस कर दो। अचानक उसके दिमाग में आता है कि कहीं वह सिपाही उस किले का तो नहीं, और जिसे वह एक सिक्का समझकर ले आया वह कोई ताबीज तो नहीं। नितिन अपने बैग से उस ताबीज को निकालता है और अच्छी तरह देखता है। तब उसे पता चलता है कि सच में वो एक ताबीज है, कोई सिक्का नहीं। वह उस ताबीज को अपनी जेब में रख लेता है। अब वह लेटने की कोशिश करता है। वह जैसे ही लेटता है उसके चेहरे पर खून की बूंदें टपकने लगती है, जिससे नितिन एक बार फिर घबराकर उठ जाता है। और जैसे ही वह अपने चेहरे को साफ करता है उसके हाथ में खून की बूंदें लग जाती है, जिसे देखकर वह रो पड़ता है। उसका रोना सुनकर हर्ष की आंख खुल जाती है। वह कहता है, ओए, तू अभी तक जागा हुआ है, सोया नहीं? हर्ष की आवाज से भी नितिन घबरा जाता है और तुरंत खड़ा हो जाता है। डर के मारे उसकी हल्की सी चीख निकल गई थी, जिस वजह से हर्ष को और भी चिंता होती है। साथ ही मुकेश की आंख भी खुल जाती है। मुकेश नितिन को डरा सहमा खड़ा देखकर कहता है, नितिन क्या हुआ? मुकेश उठकर कमरे की लाइट जलाता है और साइड लैंप बंद कर देता है। नितिन का चेहरा देखकर हर्ष और मुकेश की नींद उड़ जाती है। दोनों ही नितिन को संभालने की कोशिश करते हैं और उससे डरने की वजह पूछते हैं, तो नितिन कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बस डर लग रहा है। यार, हम क्या करें? हमें यहां से चलना चाहिए, अभी कोई ट्रेन मिल जाएगी, हमें जल्द से जल्द घर चलना चाहिए। मुकेश पूछता है, लेकिन अचानक तुझे क्या हो गया? तूने घड़ी में टाइम देखा? रात के 2:30 बज रहे हैं, इस समय कहां जाएंगे? ना कोई ऑटो मिलेगा, ना कोई रिक्शा। हर्ष मुकेश से कहता है। मुकेश, नितिन बहुत ज्यादा डरा हुआ है, कहीं इसने कोई बुरा सपना तो नहीं देखा? ये सुनते ही नितिन गुस्से में कहता है, नहीं, मैंने कोई सपना नहीं देखा। वो सिर कटा आदमी मुझसे कुछ मांग रहा था, मुझे डर लग रहा है। हर्ष और मुकेश को नितिन की हालत काफी सीरियस लगती है, इसीलिए वे दोनों नितिन को पकड़कर बेड पर बिठा देते हैं। नितिन के चेहरे को देखकर हर्ष की सांसें भी रुक रुक जाती थीं। वह नितिन के दोनों कंधों को पकड़कर उससे कहता है, नितिन, मेरी बात सुन, पहले तो तू यह पैनिक करना बंद कर और यह पानी पी। मुकेश नितिन को पानी देता है। नितिन एक घूंट पानी पीकर गिलास रख देता है और बस नामे अपना सिर हिलाने लगता है। हर्ष कहता है, यार, बात क्या है? तूने कोई सपना देखा था? इतना डरा हुआ क्यों है? क्या तूने कोई भूत देख लिया? नितिन हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, वह भूत ही था। ना उसका हाथ था, ना उसका सिर था, फिर भी वह मेरा पीछा कर रहा था। मुझे तो लगता है वह उस किले का सिपाही है जिस किले में हम गए थे। हमें वहां नहीं जाना चाहिए था, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हर्ष और मुकेश जैसे तैसे करके नितिन को समझाते हैं और उसे सुला देते हैं। हालांकि नितिन नींद में भी बड़बड़ा रहा था, लेकिन नितिन की इस हालत की वजह से हर्ष और मुकेश के होश खो चुके थे, क्योंकि वे जानते थे कि नितिन कोई ड्रामा नहीं कर रहा है। आखिर वह पूरी रात ड्रामा कैसे कर लेता? खैर, सुबह हो जाती है। जब हर्ष और मुकेश उठते हैं तो नितिन को चैन सुकून से सोया हुआ पाते हैं, इसीलिए वह उसे डिस्टर्ब नहीं करते। अब दोनों को ही भूख लग रही थी, लेकिन वह नितिन के उठने का इंतजार करते हैं। सुबह लगभग 10 बजे नितिन की भी आंख खुलती है। जब वह सोकर उठता है तो अपने आप को बहुत ही थका हुआ पाता है। एक ही रात में उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे इस तरह से पड़ गए थे जैसे उसने काजल या सुरमे के डिब्बी को अपनी आंखों में लगा लिया है। उसकी आंखों को देखकर हर्ष और मुकेश को बहुत ज्यादा अचंभा होता है। हर्ष तुरंत होता है, नितिन, यह तेरी आंखों को क्या हुआ? नितिन अपने हाथों से अपनी आंखों को छूता है, लेकिन उसे ऐसे कुछ पता नहीं चलता। वह जल्दी से आईने में देखता है
तो अपनी आंखों के काले घेरे को पाकर हैरान रह जाता है। वह कहता है, मुझे नहीं पता यह सब। मुकेश कहता है, हो सकता है रात को तू बहुत परेशान था, शायद इस वजह से ऐसा हो गया। तभी हर्ष कहता है, लेकिन इतने ज्यादा काले गड्ढे, अगर मैं 1 साल ना सोऊं, मेरे ऐसे गड्ढे तो तब भी नहीं पड़ेंगे। नितिन परेशान सा हो जाता है। उसकी परेशानी को दूर करते हुए हर्ष कहता है, चल यार, ये सब छोड़, हमें जल्दी से नाश्ता करना है, हमें इधर उधर भी घूमने जाना है। वे लोग फ्रेश होकर नीचे नाश्ता करने जाते हैं। ईश्वर जैसे ही नितिन को देखता है, उसे नितिन के साथ कुछ गलत होता हुआ नजर आता है, और वैसे भी वह रात को नितिन से टकराया था। नितिन की आंखों के नीचे काले गड्ढे अलग ही चमक रहे थे, जो हर किसी का ध्यान उसकी तरफ खींच रहे थे। जब वे लोग नाश्ता कर चुके थे और वहां से जा रहे थे, तभी ईश्वर ने हर्ष को आवाज लगाकर दुकान के अंदर बुलाया और पूछा, तुम्हारा यह लाल शर्ट वाला दोस्त ठीक तो है? यह सुनकर हर्ष को भी अजीब लगा कि आखिर ईश्वर जी नितिन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। हर्ष ने एक नजर नितिन की ओर देखा, फिर कहा, हाँ शायद ठीक ही है, लेकिन रात से अजीब सी बातें कर रहा था। वैसे आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ईश्वर कहता है, देखो बेटा, कल इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। यह किसी चीज से बहुत बुरी तरह घबराया हुआ था, और जहां तक मैं जानता हूं, यह बाहर से होकर आया था। रात को कॉरिडोर में मुझसे टकरा गया था। यह बहुत बुरी तरह डरा हुआ था, जैसे इसके पीछे कोई भूत लग गया हो। यह सुनकर हर्ष घबरा जाता है और कहता है, जी अंकल, ये रात को इसी तरह की उलटी उलटी बातें कर रहा था। हमें यहां नहीं आना चाहिए था, पता नहीं क्या क्या। और आज सुबह उठते ही इसकी आंखों के नीचे के काले गड्ढे हमें तो बहुत हैरान कर रहे हैं। ईश्वर कहता है, बेटा बुरा मत मानना, लेकिन तुम लोगों के साथ एक बहुत ही अजीब घटना हुई है। हर्ष हैरानी से ईश्वर को देखता रहता है और उसके आगे बोलने का इंतजार करता है। ईश्वर थोड़ा रुककर कहता है, बेटा, कल जिस जगह पर तुम गए थे, वह जगह कोई साधारण जगह नहीं है। वहां तो कोई परिंदा भी पर नहीं मारता, कोई आता जाता नहीं है। मुझे नहीं पता तुम लोग वहां कैसे पहुंच गए, जबकि वहां जाने के लिए साफ मना किया गया है। वहां पर एक नहीं, पूरे 3 बोर्ड लगे हुए हैं कि इस एरिया के आगे जाना वर्जित है। तो मुझे नहीं पता तुम लोग वहां कैसे पहुंचे। हर्ष कहता है, अंकल आप क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर कहता है, मैं यही कहना चाहता हूं कि वह जगह एक भूतिया जगह है, क्योंकि वहां पर बहुत से टूरिस्ट गए लेकिन लौटकर नहीं आए। वह एक बहुत पुराना टूटा हुआ खंडहर किला है। उसके इतिहास के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी बची कुची दीवारें उसके भूतिया होने की निशानी है। वहां से लोगों का गायब होना कोई साधारण बात नहीं है। आज तक वहां जो भी गया, उसका कोई नाम और निशान ही नहीं मिला, और इसी बात का फैसला करते हुए यहाँ के स्थानीय लोगों ने वहां पर न जाने का बोर्ड लगा दिया। तभी हर्ष को ध्यान आता है कि शायद वे लोग उस किले तक इसलिए पहुंच गए क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा धुंध थी। हर जगह सफेद सफेद कोहरे की चादर नजर आ रही थी, और इसीलिए उन्हें बोर्ड नजर नहीं आया होगा। वह कहता है, अंकल शायद कल वहां धुंध बहुत थी, इसलिए हम गलती से वहां पहुंच गए, लेकिन हम तो सही सलामत वापस भी आ गए। ईश्वर कहता है, यही तो मेरी समझ नहीं आ रहा कि तुम वहां से इतनी आसानी से वापस कैसे आ गए। देखो बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं यह नहीं कहना चाहता कि तुम लोग वहां फंसे रह जाते, लेकिन जरूर कोई ना कोई तो बहुत बड़ी बात है। और अब तुम्हारे दोस्त का अजीब व्यवहार करना कुछ तो रहस्यमय हुआ है, इसलिए कहता हूं तुम लोग अपना ध्यान रखना और जितना जल्दी हो सके यहां से चले जाना। हर्ष हाँ में सिर हिला के वहां से चला जाता है। उसके दिमाग में बार बार ईश्वर के शब्द गूंज रहे थे। वह बार बार अपने दोस्त नितिन को भी देख रहा था। सच में उसका अजीब व्यवहार हर्ष को तकलीफ दे रहा था। हर्ष और मुकेश आपस में बातें कर ही रहे थे कि आज उन्हें कहाँ जाना है, लेकिन नितिन ने कहा, नहीं, मैंने सही नहीं किया। नहीं, हाँ, मैं जाऊंगा। यह सुनते ही हर्ष बोला, कहाँ जाना है? नितिन ने कहा, उसी पहाड़ी पर जाऊंगा, वहां पर मुझे वहीं जाना है।
इतना कहते ही नितिन उस रास्ते की ओर भागने लगता है जहां से पहाड़ी का रास्ता शुरू होता था। हर्ष और मुकेश कुछ समझ नहीं पाते हैं और वह नितिन को आवाज लगने लगते हैं। वे लोग ईश्वर की दुकान के बाहर खड़े थे। ईश्वर भी देखता है कि नितिन तेजी के साथ भाग रहा है। वह भी तुरंत अपनी दुकान से बाहर निकल कर आता है और हर्ष से पूछता है कि उसका दोस्त कहाँ जा रहा है। तो हर्ष बताता है कि वह पहाड़ी की तरफ जाने के लिए कह रहा है। यह सुनकर ईश्वर को भी हैरानी होती है। वह कहता है, अरे उसे पकड़ो, दोबारा वहां जाना सही नहीं है। हर्ष और मुकेश अपने दोस्त का पीछा करते हैं और इसीलिए ईश्वर भी उनके पीछे भागता है। वह अपने बेटे से कहता है कि गल्ला संभाले। नितिन, जो कि अपने दोस्तों से दुगनी तेजी से दौड़ रहा था, हर्ष और मुकेश उसके करीब जाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह अभी भी उनसे कुछ आगे ही दौड़ रहा था। मुकेश और हर्ष वैसे भी कल के काफी थके हुए थे। उनके पैरों में ताकत नहीं थी कि वह आज दोबारा से चढ़ाई कर पाए, लेकिन नितिन को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पता नहीं उसके पैरों में इतनी ताकत कहां से आ गई थी। लेकिन जैसे ही वे लोग उस वर्जित इलाके में पहुंचते हैं, वैसे ही नितिन उनकी नजरों से ओझल हो जाता है। सामने केवल उन्हें वही वर्जित बोर्ड दिखाई देता है। मुकेश घबराकर कहता है, अरे यह नितिन कहाँ गया? सभी लोग इधर उधर नजरें घुमाते हैं, लेकिन उन्हें नितिन कहीं दिखाई नहीं देता। वे तीनों अलग अलग दिशा में फैल जाते हैं और नितिन को आवाज लगने लगते हैं, लेकिन नितिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। सभी लोग वापस मिलते हैं। ईश्वर कहता है, नितिन अचानक कहाँ गायब हो गया? तभी हर्ष कहता है, वह किले में ही गया होगा, हमें भी जल्दी वहां पहुंचना होगा। वे लोग किले की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता ठीक से पता नहीं था, क्योंकि कल तो इत्तेफाकन ही उस किले पर पहुंच गए थे और आसपास काफी धुंध भी थी। लेकिन हाँ, ईश्वर ने वह रास्ता देख रखा था। वैसे तो वो रास्ता पहले से काफी बदल चुका था, क्योंकि वहां पर अक्सर तभी जाया जाता था जब टूरिस्ट गायब हो जाते थे। अब एक पहाड़ी इलाका था, इसलिए नए पेड़ों का निकलना, घासों का उगना आम बात थी, जिससे रास्ता भटकना आसान था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वे लोग उस दीवार के पास पहुंच जाते हैं जहां से कल उन्होंने किले में प्रवेश किया था। वे लोग दीवार देखते ही चौंक जाते हैं, क्योंकि इन दोस्तों को कल जो दीवार टूटी हुई दिखाई थी, आज वही दीवार चमचमाती और बिल्कुल साफ थी। हालांकि कुछ हिस्सा टूट चुका था, लेकिन फिर भी कल से काफी अलग था। मुकेश और हर्ष एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। हर्ष धीरे से कहता है, यह कैसे मुमकिन हो सकता है? मुकेश कहता है, क्या हमारा दोस्त सच में इसके अंदर गया है? ईश्वर कहता है, अगर वह यहां आने के लिए कह रहा था तो बेशक यही गया होगा, लेकिन मुझे अंदर जाते हुए डर लग रहा है। तुम लोग यहीं से उसे आवाज लगाओ। इतना कहकर वे तीनों एक साथ नितिन को आवाज लगने लगते हैं, लेकिन काफी देर तक नितिन का कोई जवाब नहीं आता। हर्ष कहता है, हमें देर नहीं करनी चाहिए, इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो, हमें अंदर जाना चाहिए। हर्ष ने इतना कहा था कि तभी नितिन के चिल्लाने की आवाज आई, जैसे उसे तेज दर्द उठा हो। हर्ष ने घबराकर मुकेश से कहा, देखा, मैं कह रहा था ना। इतना कहते ही हर्ष तुरंत दीवार के दूसरी ओर चला जाता है। जब वे लोग उस दीवार की दूसरी ओर जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल नया शानदार किला दिखाई देता है। उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह किला कल तक यहां नहीं था। यहां केवल किले के अवशेष थे और आज सब कुछ कैसे बन गया? मुकेश हैरानी से कहता है, नहीं यार, यह हमारी आंखों का धोखा नहीं हो सकता। हम कल ही तो यहां आए थे, यहां सब कुछ टूटा फूटा था। हर्ष कहता है, सच में यह जगह भूतिया है, लेकिन अब हमें अपने दोस्त को ढूंढकर यहां से जाना होगा। वे लोग किले के बाहरी हिस्से में ढूंढते हैं। अंदर जाने के लिए बहुत सारे दरवाजे थे और हर दरवाजे के अंदर जाकर बरामदा था। ऐसे में उनके लिए एक साथ होकर नितिन को ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए हर्ष कहता है, मुझे लगता है हमें अलग होकर नितिन को ढूंढना चाहिए। लेकिन ईश्वर कहता है, नहीं, तुम गलत कह रहे हो। तुम्हारे सामने सब कुछ साफ साफ है, फिर भी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हमें एक साथ रहना होगा,
ये एक भूतिया छलावा है। हम जितना एक साथ रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। मुकेश कहता है, मेरे ख्याल से ईश्वर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद वे लोग किले के एक बरामदे में चलने लगते हैं। बरामदे में छोटे छोटे रोशनदान बने हुए थे, जिससे बाहर की रोशनी अंदर की तरफ आ रही थी, और इस रोशनी को देखते हुए वे लोग आगे बढ़ रहे थे और लगातार नितिन को आवाज लगा रहे थे। अचानक एक जगह उन्हें दीवारों से खून रिसता हुआ नजर आया। जैसे ही उनकी नजर जमीन पर पड़ी तो उन्होंने मांस के कुछ लोथड़े देखे, जिससे बहुत ही ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। उसे देखकर वे तुरंत रुक गए। हर्ष ने कहा, मुझे नहीं लगता यह रास्ता सही है, हमें लौट जाना चाहिए। वे लोग वापस खुले मैदान में आ गए, लेकिन जैसे ही वह खुले मैदान में पहुंचे उन्होंने पाया कि अंधेरा हो चुका है। ऐसा लगा जैसे काल समय से पहले ही थम चुका है। अंधेरा इस तरह से था जैसे रात हो रही हो। आसमान बिल्कुल साफ लग रहा था। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे मरे हुए लोगों की लाश जो काफी कई दिन पुरानी हो। तभी मुकेश की नजर आसमान पर गई, जहां बहुत सारे चीलें और गिद्ध उड़ रहे थे। मुकेश ने हर्ष और ईश्वर को भी ऊपर देखने के लिए कहा। तभी ईश्वर ने कहा, यह चीलें और गिद्ध तो तभी आते हैं जब कोई व्यक्ति मर जाता है। तभी मुकेश के मुंह से निकला, क्या कोई मर जाता है? हमारा दोस्त नितिन। नितिन, यार उसे जल्दी से ढूंढो। हर्ष कहता है, तू शुभ शुभ सोच, हम अपने दोस्त को ढूंढ लेंगे। वे लोग एक दूसरे बरामदे में जाने लगते हैं, जहां उन्हें केवल अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। वे चलते जाते हैं। तीनों आगे पीछे होकर चल रहे थे। बीच बीच में तीनों ही कुछ ना कुछ बोल भी रहे थे, ताकि अंधेरे में ये अंदाजा हो सके कि तीनों एक साथ हैं। तभी अचानक मुकेश की आवाज आना बंद हो गई। केवल हर्ष और ईश्वर ही बातें कर रहे थे। तभी हर्ष ने कहा, मुकेश। लेकिन मुकेश ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर में उन्हें एहसास हो गया कि मुकेश उनके बीच नहीं है, इसलिए हर्ष और ईश्वर ने तुरंत एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। हर्ष का हाथ तो कंपकपा रहा था। ईश्वर ने हर्ष को समझाया, बेटा घबराने से काम नहीं होगा, हमें जैसे तैसे करके इस रास्ते को पार करना होगा। वे लोग लड़खड़ाते कदमों से चलते रहते हैं और जल्दी उस रास्ते को पार कर लेते हैं। तब उनके सामने एक बहुत बड़ा होलनुमा कक्ष आता है, जिसकी दीवारों पर चमकती हुई तलवारें लगी हुई थीं। वहां पहुंचते ही उनके कानों में घोड़े की थाप की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे घोड़े उनके किले के आसपास घूम रहे हैं। उस कक्ष में बहुत सारे स्तंभ लगे हुए थे। हर्ष की नजर एक स्तंभ पर जाती है। उसे स्तंभ के पीछे से किसी का हाथ नजर आता है। वह भागकर उधर जाता है तो पाता है कि यह तो उसका दोस्त नितिन है। नितिन बेहोशी की अवस्था में स्तंभ से टेक लगाए लेटा पड़ा था। हर्ष उसे देखते ही भावुक हो जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। नितिन को होश आ जाता है। वह पानी मांगता है, लेकिन अफसोस उनके पास पानी नहीं था। हर्ष नितिन को संभालते हुए कहता है, नितिन हौसला रख, तू यहां क्यों आया? तेरा दिमाग खराब हो गया था। नितिन अपने गले को थूक से तर करता है और कहता है, यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हर्ष पूछता है, कैसी गलती? नितिन जवाब देता है, यार मैं यहां से वो ताबीज ले गया था। हर्ष पूछता है, कौन सा ताबीज? नितिन कहता है, वो उस दीवार पर उस तलवार में रखा हुआ था। नितिन एक दीवार की ओर इशारा करता है, जहां पर दो तलवार एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और दीवार के अंदर फंसी हुई थी। हर्ष धीरे से उस तलवार की ओर बढ़ता है। तभी नितिन हर्ष को रोक देता है। रुको हर्ष, उस तलवार को मत छूना, वरना अनर्थ हो जाएगा। हर्ष पूछता है, लेकिन क्यों? कैसा अनर्थ हो जाएगा? तुम क्या कहना चाहते हो? नितिन कहता है, यह ताबीज इस किले की स्थिति को बनाए रखने के लिए है। इस ताबीज के जरिए हमेशा मेरी आत्मा अमर रहेगी और मैं यहां किसी को भी कब्जा नहीं करने दूंगा। यह ताबीज मेरी मां ने मुझे बना कर दिया है और इसे यहां से कोई लेकर नहीं जा सकता। धीरे धीरे नितिन की आवाज थोड़ी बदलने लगती है, जिसे ईश्वर और हर्ष दोनों ही नोटिस करते हैं। साथ ही नितिन की बातें भी अजीब होने लगती हैं।
हर्ष नितिन के कंधों को पकड़कर झंझोड़ता है और कहता है, नितिन, ये क्या बकवास कर रहा है तू? होश में तो है? अचानक नितिन होश में आता है और कहता है, हाँ हाँ, क्या हुआ? हर्ष कहता है, कुछ नहीं हुआ, अब यहां से चल। हमारा दोस्त मुकेश कहीं गायब हो गया है, हमें उसे ढूंढना है। इतना कहकर हर्ष आगे चलने लगता है। ईश्वर और नितिन उसके पीछे थे। वे लोग इधर उधर मुकेश को खोजने लगते हैं। तभी उन्हें किसी के कराहने की आवाज आती है। तब उन्हें एक गलियारे में मुकेश खून से लथपथ दिखाई देता है। उसमें अभी भी जान बाकी थी। मुकेश का वो हाल देखकर एक बार फिर हर्ष का दिल दहल उठता है। वह तुरंत मुकेश को संभालता है और कहता है, मुकेश, मुकेश, तुझे क्या हो गया? यह सब किसने किया? मुकेश कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। वह बार बार नितिन की तरफ देख रहा था और कुछ इशारा कर रहा था, लेकिन अफसोस हर्ष उसकी कोई भी बात समझ नहीं पा रहा था। इतने में ही मुकेश अपना दम तोड़ देता है। उसकी आंखें खुली रह जाती हैं और सांसें थम जाती हैं। हर्ष मुकेश को पकड़कर हिलाता रह जाता है। मुकेश उठ! मुकेश, क्या हुआ? मुकेश उठ! लेकिन मुकेश बेचारा मर चुका था और हर्ष यह बात मानने को तैयार नहीं था। तभी ईश्वर हर्ष के करीब आता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, हर्ष, मुझे नहीं लगता मुकेश अब जिंदा है। हर्ष मुकेश के चेहरे को गौर से देखता है तो सच में मुकेश के चेहरे पर कहीं भी जीवन बाकी नहीं था। मुकेश को मरता देख हर्ष जोर जोर से रोने लगता है। ईश्वर हर्ष को समझाता है, हर्ष बेटा, यहां से चलो, यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था। हर्ष रोते हुए कहता है, लेकिन मेरे दोस्त की क्या गलती थी? इसे किसने मारा और क्यों मारा? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कौन है वो? ईश्वर कहता है, बेटा, यहां से चलो। आज तक किसी को नहीं पता यहां से गायब होने वाले इंसान कहां जाते हैं और गायब करने वाला कौन है। आज हमने पहली बार किसी व्यक्ति की मौत और उसका शव देखा है। इससे पहले कि हमारे साथ कुछ घटना हो, हमें यहां से निकलना चाहिए। तभी नितिन कहता है, हाँ हर्ष, अंकल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहिए। दोनों की बात मानते हुए हर्ष हिम्मत करते हुए खड़ा होता है और जैसे ही हर्ष और ईश्वर पीछे पलटते हैं और नितिन की तरफ देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। नितिन का चेहरा एक खौफनाक चेहरे में बदल चुका था। कुछ देर के लिए हर्ष और ईश्वर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके होंठ सिले रह जाते हैं, जबकि नितिन हर्ष और ईश्वर को देखकर मुस्कुरा रहा था। नितिन कहता है, तुम में से कोई नहीं बचेगा। तुमने मेरे किले में आने का दुस्साहस कैसे किया? मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह अपने किले में किसी को नहीं आने दे सकता। मैं यहाँ का एक वफादार सिपाही हूँ और हमेशा यही रहने वाला हूँ। तुम लोगों ने इस किले में आने की हिम्मत भी कैसे की? अब तुम में से कोई भी बचकर नहीं निकलेगा। हर्ष और ईश्वर की सांस उनके गले में अटकी हुई थी। हर्ष के मन में बहुत सारे सवाल थे कि आखिर नितिन के साथ क्या हुआ, वह ऐसी बातें क्यों कर रहा है। लेकिन वे लोग इतना समझ चुके थे कि नितिन अपने काबू में नहीं है। इस पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है और बातों से यह साफ जाहिर हो रहा था कि नितिन के ऊपर किसी सिपाही वीरेंद्र प्रताप का कब्जा हो चुका है। नितिन धमकी देते हुए धीरे धीरे हर्ष और ईश्वर की तरफ बढ़ रहा था। तभी हर्ष और ईश्वर का ध्यान भी टूटता है और वे दोनों एक साथ नितिन को धक्का देते हुए बाहर की तरफ भागते हैं। वे लोग लगभग किले के बाहर पहुंच गए थे। उनके सामने ऊंचा नीचा पहाड़ी भरा रास्ता अब और भी ज्यादा तंग हो चला था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मौत बहुत करीब है। वे लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते भाग रहे थे। हालांकि पहाड़ी रास्ते पर चढ़ना और उतरना दोनों ही मुश्किल काम है। ऐसे में भागकर उतरना या चढ़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल। ईश्वर भागते हुए हर्ष से कहता है, हर्ष बस थोड़ी दूर और हमें कैसे भी करके इस किले से बाहर निकलना होगा। वे लोग किले के बाहर पहला ही कदम रखते हैं कि तभी उन्हें नितिन आवाज देता है, हर्ष, हर्ष। नितिन की आवाज सुनकर हर्ष रुक जाता है। वह जैसे ही पीछे पलटकर देखता है तो पाता है एक बार फिर वह किला टूटे हुए खंडहर में बदल चुका है। एक बार फिर हर्ष को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता।
वहीं दूसरी ओर ईश्वर भी पलट कर देखता है तो उसे भी हैरानी होती है। हर्ष की नजर नितिन पर जाती है, जो उस समय बेबसी से हर्ष की ओर ही देख रहा था। नितिन आंखों में आंसू लिए कहता है, हर्ष, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहा है? हमने अपना एक दोस्त पहले ही खो दिया, तू मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकता। ईश्वर हर्ष से कहता है, हर्ष, मुझे नहीं लगता यह तुम्हारा दोस्त नितिन है, इसकी बातों में मत आना। लेकिन तभी नितिन कहता है, अंकल प्लीज, आप शैतानों जैसी बातें ना करें। हर्ष मेरा दोस्त है। देख हर्ष, मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरे पैर में चोट लग रही है। नितिन लंगड़ाते हुए चलने लगता है। वह अपने एक हाथ से अपने घुटने को पकड़ लेता है और कहता है, हर्ष, मेरी मदद कर, मुझे अपने साथ लेकर चल। नितिन जिस जगह पर खड़ा था वहां पर कई बड़े बड़े और गिराव पत्थर थे। ईश्वर उस जगह को देखकर थोड़ा घबरा गया था। उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि नितिन हर्ष को अपने पास बुलाकर हर्ष को ही नीचे गिरा दे। इसलिए वह हर्ष से कहता है, हर्ष, मेरी बात मानो, उसके करीब मत जाओ। लेकिन हर्ष कहता है, नहीं अंकल जी, मैं अपना एक दोस्त पहले ही खो चुका हूं, अब नितिन को नहीं खो सकता। मैं इसके घर वालों को क्या जवाब दूंगा? मुझे नितिन को बचाना ही होगा। इतना कहकर वह नितिन के करीब जाता है। वह नितिन का हाथ थामता है और उसे सहारा देकर नीचे की ओर लाने लगता है। अचानक नितिन सीधा खड़ा होता है और हर्ष को धक्का देता है, लेकिन इत्तेफाक से हर्ष खुद को संभाल लेता है और नितिन पहाड़ी के किनारे की तरफ हो जाता है, जहां पर बड़े पत्थर नीचे गिरने ही वाले थे। और इसी बीच हर्ष का हाथ नितिन से छूट जाता है, जिससे नितिन लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है और लुढ़कता चला जाता है। देखते ही देखते ऊपर से एक बड़ा पत्थर भी लुढ़कता हुआ नितिन के ऊपर जा गिरता है और नितिन को कुचलता हुआ उसके ऊपर ही ठहर जाता है। जैसे ही वह पत्थर नितिन के शरीर को कुचलता है, वैसे ही नितिन के शरीर से खून का फव्वारा चारों तरफ फैल जाता है। नितिन का पूरा शरीर पिचक जाता है, जैसे उसके शरीर से सब कुछ निकल गया हो, और सच में ऐसा ही होता है। वह भारी पत्थर नितिन के शरीर को पूरी तरह से कुचल देता है। उसके शरीर की आंतें, आंख, खून सब कुछ बाहर निकल चुकी था। हर्ष अपने दोस्त की इतनी दर्दनाक मौत देख नहीं पाता और अपना मुंह फेर लेता है। ईश्वर हर्ष को संभालता है और उसे नीचे की तरफ लेकर जाने लगता है। ईश्वर हर्ष को समझाता है, हर्ष, यहां रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें अभी नीचे चलना होगा। अब हर्ष भी समझ चुका था कि उसके दोस्त जिंदा नहीं है, इसलिए वह भी रुकना ठीक नहीं समझता और वापस नीचे उतरने लगता है। तभी उसे मुकेश के चिल्लाने की आवाज आती है, हर्ष, हर्ष, मुझे छोड़कर कहां जा रहा है? मैं तेरा दोस्त हूं। यह आवाज सुनकर हर्ष पलट कर देखता है। यह आवाज किले से आ रही थी, लेकिन तभी ईश्वर हर्ष की गर्दन पकड़कर आगे की तरफ कर देता है और कहता है, बेटा, मेरी बात मानो, वह तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हारे दोस्त मर चुके हैं। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे दोस्त का क्रियाकर्म भी ना हो? अगर तुम यहां से बचकर नहीं गए या मैं यहां से बचकर नहीं गया तो हमारे बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अच्छा है कि तुम जाकर उनके परिवार को अपने दोस्तों के बारे में बता दो, कम से कम उनकी आत्मा को मुक्ति तो मिल जाएगी। हर्ष यही सोचकर नीचे उतरता जाता है, लेकिन उसे अभी भी मुकेश और नितिन की आवाज लगातार आती रहती है। हर्ष का दिल काफी पसीज रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने दिल पर पत्थर रखते हुए नीचे की तरफ आ जाता है। उसके शरीर की सारी जान निकल चुकी थी, उसका दिल थक चुका था, लेकिन उसे यह समझ आ चुका था कि नितिन ने शायद वहां से एक ताबीज उठा लिया था और वह ताबीज इस वीरेंद्र प्रताप सिंह का था, और शायद वह नहीं चाहता था कि ताबीज को कोई उठाए। वे लोग नीचे आ जाते हैं। ईश्वर अपनी दुकान पर जाता है। कुछ ही देर में वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि सभी को पता चल चुका था कि ईश्वर कुछ लड़कों के साथ ऊपर पहाड़ी की तरफ गया है, जहां पर जाना मना है। जब वहां लोग इकट्ठा होते हैं तो सभी ईश्वर से पूछने लगते हैं कि आखिर वहां पर क्या हुआ और वे लोग वापस कैसे आ गए। तब ईश्वर अब तक की सारी कहानी लोगों को सुनाता है, जिसे सुनकर लोग अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। लेकिन वे लोग पूछते हैं कि आखिर ताबीज के पीछे का राज क्या था। ईश्वर कहता है,
वैसे तो मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन वहां मौजूदा हालातों को देखकर और नितिन की बातों को सुनकर मुझे यह अंदाजा होता है कि शायद वहां पर वीरेंद्र प्रताप सिपाही की आत्मा भटकती है और तलवार में लगा वह ताबीज भी उसी का है। वह कह रहा था कि इस ताबीज के जरिए इस किले की रक्षा होती है। शायद वह ताबीज वो खुद नहीं छू सकता, इसीलिए उसने नितिन को वापस उस किले में बुलाया ताकि नितिन ताबीज वापस उस जगह पर रख दे। और अफसोस, नितिन उस आत्मा के कब्जे में आ चुका था। तभी हर्ष को ध्यान आता है कि जिस समय मुकेश अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तब मुकेश नितिन की तरफ कुछ इशारा कर रहा था। वह कुछ कहना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। अब हर्ष को लगता है कि शायद मुकेश को नितिन ने ही मारा होगा, क्योंकि नितिन हर्ष को भी मारना चाहता था। वह यह बात वहां मौजूद लोगों को भी बताता है, जिसे सुनकर सभी लोग कहते हैं कि अब तुम्हें भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारी जान बच गई। उस हादसे के बाद हर्ष बुरी तरह टूट चुका था। उसने कई बार वहां मौजूद लोगों से यह गुहार लगाई कि वह अपने दोस्तों की डेड बॉडी को लाना चाहता है, लेकिन लोगों ने मना कर दिया। फिर पुलिस की देखरेख में वापस उस टूटे खंडहर किले में कुछ लोग गए भी, लेकिन वहां नितिन या मुकेश के कोई भी अवशेष नहीं मिले। पता नहीं उनकी लाशों को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। फिलहाल हर्ष को अकेले ही वापस दिल्ली आना पड़ा और तब से हर्ष ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा है। उसने अपनी एक दुनिया बसा ली है। उसे अक्सर वह किला और उसके दोस्त नजर आते हैं। कभी कभी तो उसे वीरेंद्र प्रताप की आवाज भी सुनाई देती है। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति काफी बिगड़ती जा रही है, हालांकि उसका इलाज जारी है। साथियों, कहीं पर एक छोटी सी गलती हमारी जान पर भारी पड़ जाती है, और इन 3 दोस्तों के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मुकेश इनको कह रहा था कि यहाँ पर जाना सही नहीं है, लेकिन नितिन उनकी किसी भी बात को नहीं मानता है और हर्ष भी उसकी बातों का मजाक उड़ाता है। और इसका खामियाजा यह रहा कि हर्ष तो जिंदा बच गया, लेकिन मुकेश और नितिन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और प्रॉब्लम तो यह है कि हर्ष की हालत भी दिनों दिन खराब होती जा रही है। यह स्टोरी हमें उस दुकानदार के पोते सोनू ने शेयर की है, क्योंकि आज हर्ष की तो इतनी हालत सही नहीं है कि वह सब कुछ बोल पाए। आज उसका कई डॉक्टरों से इलाज भी चल रहा है, लेकिन देखो, एक बार जिनको डर का सदमा बैठ जाता ना, तो फिर उसको कितने ही डिप्रेशन की दवाइयां दे लो, उसका वापस से दिमाग ठिकाने आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी तो साथियों, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ऐसे अनजान चीजों से, ऐसे अनजान जगह से हमेशा बचकर ही रहना चाहिए। और उम्मीद करता हूं आपको स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी। फिर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं बहुत ही जल्द आपके लिए मेंबर्स में एक नई स्टोरी शुरू करने वाला हूं। अच्छा, उससे पहले की जो यक्षिणी की तंत्र कथा वाली स्टोरी है और अनामिका वाली स्टोरी है, क्या आपने वो सुन ली? देखो, उन स्टोरीज में बहुत ही ज्यादा हॉरर है कि आपने अभी तक किसी मूवीज में या किसी शो में ऐसा हॉरर देखा ही नहीं होगा। और वह केवल हॉरर नहीं, बल्कि एक सच्चाई कहूंगा उसे, तंत्र मंत्र की दुनिया की सच्चाई जो इस दुनिया से छुपा कर की जाती है। तो उन स्टोरी को जरूर सुने और मेंबरशिप को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। चलिए कुछ साथियों को धन्यवाद देते हैं। रूबी भुजेल, रियाज अहमद मालेगांव, सोनू ग्रेवाल लुधियाना, रोहन गोस्वामी कन्नड़, फैजीन एंड अरुषा मालदीव्स, सुनीता खरवार, प्रमिला शर्मा, रघु दीवाल, प्रीति शुक्ल प्रयागराज। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।